स्वागत है सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी हिंदी अध्यापिका अर्चना जैन। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था पाठ भाषा, और भाषा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्याकरण को जानने के लिए हमें 3 बिंदुओं की सीखना पड़ता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आज हम आज के अध्याय में पढ़ेंगे वर्ण विचार। इसमें देखते हैं वर्ण विचार। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे इनमें एक चिड़िया चूचू करती है, कुत्ता भौं भौं करता है, साइकिल, बस, कार, इनसे भी ध्वनियां निकलती हैं। तो हम इसके बारे में पहले देखते हैं कि ध्वनि का सामान्य अर्थ आवाज होता है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं, जैसे पक्षी चहचहाते हैं, उनके मुख से तरह तरह की ध्वनियां निकलती हैं। सड़क पर स्कूटर, कारें, बसें आदि वाहन चलते हैं, उनसे तरह तरह की ध्वनियां निकलती हैं। पंखा चलने की ध्वनि, साइकिल की घंटी की ध्वनि, कुत्ते के भौंकने की ध्वनि आदि। इन समस्त ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं होता है। संसार में अनेक ध्वनियां प्रचलित हैं। मनुष्य के मुख से अनेक प्रकार की ध्वनियां निकलती हैं, लेकिन समस्त ध्वनियां वर्ण नहीं होती हैं। मनुष्य के बोलने, बातचीत करने पर जो ध्वनियां निकलती हैं, उनके निश्चित अर्थ होते हैं। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वर्ण कहलाती है। तो वर्ण मतलब ध्वनि के लिखित चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अगर हम कोई ध्वनि निकालें, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो बोलने को अगर हम शब्दबद्ध करें, लिखेंगे, तो लिखने के लिए हमें शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी, और वर्णों को लिखने की और शब्दों को लिखने के लिए, भाषा को लिखने के लिए हम वर्णों की सहायता लेते हैं। तो भाषा की जो सबसे लघुतम यानी सबसे छोटी इकाई है, वह वर्ण कहलाती है। जैसे हम भाषा को वाक्यों के रूप में लिखते हैं, वाक्यों से छोटा हो सकता है शब्द, और शब्दों से छोटा होता है वर्ण, जिसको हम कहते हैं अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वर्णमाला, तो सबसे पहले हम देखते हैं वर्णमाला का अर्थ। तो वर्णमाला, वर्ण प्लस माला इक्वल टू वर्णमाला, अर्थात वर्णों का समूह। तो मतलब वर्णमाला क्या होती है कि वर्णों की एक निश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। यानी सभी वर्णों को अगर हम क्रम से लगा दें, क्रम से यानी पहले सारे स्वर लिख दें और फिर सारे व्यंजन लिख दें, तो जो क्रम की व्यवस्था क्या कहलाएगी? वर्णमाला कहलाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक देखो आप वर्णमाला, तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप, और इधर दिया है ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप। मतलब वर्ण लिखित रूप है और ध्वनि मौखिक रूप होता है। तो जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्ण इक्वल टू ध्वनि, तो वर्ण के साथ होता है ध्वनि। तो वर्ण का दूसरा नाम क्या है? ध्वनि। और ध्वनि को किस नाम से जानते हैं? वर्ण के नाम से जानते हैं। तो वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है, और ध्वनि है उस आवाज को कहते हैं जिसे हम सुनते हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जब हमने भाषा का निर्माण किया, हम 1 मिनट के लिए प्राचीन काल में चलते हैं, जब मनुष्य हमारा जानता ही नहीं था बोलना, आदि मानव की तरह था। वो क्या करता था? इशारों में एक दूसरे की बात समझता था और एक दूसरे को समझाता था। फिर उसको ऐसी आवश्यकता लगी, जो सोचता है हूँ वो मेरी बात भी कोई और भी समझे, और सिर्फ और कोई और क्या, सामने वाला ही ना समझे, मेरे जाने के बाद भी कोई समझे। तो उसे आवश्यकता हुई कि मैं कुछ ऐसा क्रिएट करूं जिससे मेरे जाने के बाद भी
मेरे बच्चे, बाकी के लोग भी मेरे विचारों को समझ सकें। तो हम कह सकते हैं कि हमें जो भाषा की नीड आई वो वहीं से आई। मनुष्य ने कुछ चीजों को क्रिएट किया, जैसे आवाज। तो आवाजों को हमने नाम दे दिया ये ध्वनि है। तो हम ये कहते हैं कि अगर भाषा के सबसे निम्न इकाई पर आते हैं कि ध्वनि एक ऐसी साउंड है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, जिसे तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ध्वनि और वर्ण एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी वर्ण को ध्वनि और ध्वनि को वर्ण कहते हैं। फिर अब यहाँ पर इस चार्ट में देखो कि जैसे यहाँ पर वर्ण आ दिया है, आ ई उ क, ये वर्ण है ना। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो अब हम जैसे आ का उच्चारण करते हैं, तो तो हम इसे तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम का, खा, गा, घा इनका उच्चारण करते हैं तो इसमें क तो बाद में आ के आवाज आती है, तो का, खा, गा ये व्यंजन है, इनको हम तोड़ सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिखाया है ना, का प्लस आ, और हम नीचे जब हम हलंत लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि उसमें स्वर मिला हुआ नहीं। ठीक है, तो मुख से उच्चारित ध्वनि, उच्चारित मुख से उच्चारित करना ध्वनि है। मतलब हम जो बोलते हैं वो उच्चारित करना ध्वनि है। तो आ ई, इसको आ आ कहेंगे, ई कहेंगे, तो ये ही वर्ण है। तो इस तरह से ध्वनि और वर्ण एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। तो आ ई उ ये जो लिखने का तरीका है, शैली है, ये लिपि है। तो ये हिंदी की बात हुई। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में ए लिखते हैं और हिंदी में ए, जैसे मैंने नीचे लिखा हुआ है ए के नीचे, हिंदी में ए ऐसे लिखते हैं। तो अंग्रेजी में ए कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, इस तरह से लिखते हैं। तो जो ए बी सी डी ये जो लिखते हैं, तो जो ये आकृति को लिखे, इस आकृति को लिखे हैं, इसको कहते हैं रोमन लिपि। तो ये रोमन तरीका है। और हम आ ई उ ये देवनागरी लिपि है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब देखते हैं वर्ण के भेद। तो वर्ण के मुख्य दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्वर क्या है, इसके बारे में जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और इनकी संख्या 11 होती है। देखिए, आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ, ये 11 होते हैं स्वर। स्वर की मात्रा, अब देखो यहाँ पे स्वर की मात्रा आ, मतलब मात्रा रहित। आ में मात्रा नहीं होती है, तो आ मात्रा रहित। आ बड़ा आ, तो जो आ में मात्रा लगती है उसको हम खड़ी पाई बोलते हैं। ई वर्ण के पीछे लगती है और इसको झटके से बोलते हैं, जल्दी से बोलते हैं। ई ई ये वर्ण के बाद लगती है और इसको थोड़ा लंबा खींचते हैं। उ और री ये वर्ण के नीचे प्रयोग की जाती है। ए और ऐ, ए ऐ, तो ए और ऐ में आप कैसे करेंगे, ए मतलब जिसमें कोई मात्रा नहीं है और ऐ जिसमें एक मात्रा है। तो इसका वास्तविक रूप मतलब एक जो जिसमें मात्रा नहीं लगी हुई है उसमें हम एक मात्रा लगाते हैं, और जिसमें ऑलरेडी एक मात्रा लगी हुई है हम उसमें दो मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने नीचे यहाँ पर के कै में आपको दिखाया है। ओ औ ये भी वर्ण के बाद में लगाए जाते हैं। अंग, अंग की बिंदी होती है इसमें, ये दो तरीके से प्रयोग की जाती है, एक अंग अनुस्वार में और एक चंद्र बिंदी के रूप में। ठीक, अंगा, अह ये इसका साउंड नाभि के पास से आता है। जैसे हम अह प्रातः अतः बोलते हैं, तो ये इसका साउंड नाभि के पास से आना चाहिए। स्वर की मात्राएं, स्वरों के निश्चित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था, जैसे आ ई ओ औ ये मात्राएं वर्ण के पीछे लगती हैं। जैसे छाता, नीलम,
सोनल, गौरी। ई की मात्रा वर्ण के पहले लगती है, जैसे निधि, जिसका, सिरहा। उ और री की मात्राएं वर्ण के नीचे लगती हैं, जैसे सुमन, रानू, कृषि। ए, ऐ और चंद्रबिंदु, अनुनासिक, चंद्रबिंदु मतलब अनुनासिक, ये वर्ण के ऊपर लगती है, जैसे शेर, सैर, आंख, अंगूठी और देवेंद्र। तो व्यंजनों के विभिन्न प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए व्यंजन के साथ स्वर का योग करते हैं। तो जो स्वर अपनी मूल रूप में न आकर जिस रूप में आता है, उस रूप को स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान। वर्ण और स्वरों का उच्चारण स्थान। वर्ण आ और उच्चारण स्थान, जैसे जैसे हम मान लेते हैं अ, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और जीभ के नीचे का भाग। आप बोल के देखिए अ, तो आपका गले से आवाज आ रही है और जीभ के नीचे का भाग यूज किया जा रहा है। फिर बात करते हैं ई, तो ई का उच्चारण स्थान तालु, मुंह के अंदर ऊपरी भाग। ठीक है। फिर उ, तो उ में उच्चारण स्थान इनका दोनों ऊँट है। आप मेरे साथ बोल के देखिए उ, तो उ में दोनों होठ का प्रयोग किया जा रहा है। री, री मूर्धा, मूर्धा उच्चारण स्थान है। ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से किया जाता है। ओ, औ का उच्चारण स्थान कंठ और होठ से होता है। तो चार्ट आपके सामने बना हुआ है, आप इसको याद कैसे करेंगे? आपको सीधे सीधे ऐसे याद करना है कि वर्णों के आधार पर आपको उच्चारण स्थान ध्यान रखना है कि अ, कंठ मतलब गला और जीभ के नीचे का भाग। ई तालु, उ दोनों ओठ का प्रयोग किया जाता है। री मूर्धा, मूर्धा मतलब जब हम टा, ठा, ढा ये बोलते हैं ना, तो जो जीभ जो छू जाती है वह भाग मूर्धा कहलाता है। आपको ये याद रखना है। ए, ऐ, तो यहाँ पर कंठ और तालु का प्रयोग किया जाता है। ओ, औ में कंठ और होठ का प्रयोग किया जाता है। स्वरों को उच्चारण स्थान आपको इस तरीके से याद करना है। आगे देखते हैं स्वर के भेद। तो उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं, आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं, आपको याद रखना है, और इनको उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से लगभग दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं, अ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग किसी को पुकारने, बुलाने या मंत्र उच्चारण करने में किया जाता है, जैसे राधा, मोहन, ओम, भैया। तो यहाँ पे जो राधा के बीच में जो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं, ये प्लुत स्वर है। मोहन में ये भी प्लुत स्वर का चिन्ह प्रयोग किया गया है, ओम और भैया। तो जो शब्दों के बीच में और बाद में जो चिन्ह प्रयोग किया गया है, वो प्लुत स्वर है। तो इसको आपको याद रखना है कि किसी को पुकारते समय या मंत्र उच्चारण करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, जैसे मान लो मैंने राधा, राधा को किसी को राधा को पुकारा है, तो ध्यान देना कि हम इसको ऐसे लिखा है, जैसे अगर इसमें प्लुत स्वर का चिन्ह प्रयोग नहीं करते तो हम सीधे सीधे बोलते राधा। लेकिन यहाँ पर जब प्लुत स्वर का चिन्ह प्रयोग किया गया है, तो फिर हम इसको राधा नहीं बोल सकते, फिर हम इसका उच्चारण खींच के करते हैं। कैसे करेंगे? जैसे राधा, मोहन, ओम,
इस तरीके से खींच के इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर और ये वर्ण के पीछे या स्वर के पीछे लगा है, उस स्वर को हमें खींच कर बोलना है। इसका प्रयोग उस समय होता है जब कोई हमसे दूर होता है और हम उसे पुकारते हैं। जब पुकारते हैं तो खींच कर बोलते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग जब भी मिलेगा दीर्घ स्वर के बाद ही मिलेगा, कभी भी लघु स्वर के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि खींचा दीर्घ स्वर को जाता है, लघु स्वर को नहीं खींचा सकते हैं। तो आपको इतना याद रखना है कि किसी को पुकारने के लिए, बुलाने के लिए या मंत्र उच्चारण के लिए किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो आज हमने देखा वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर का उच्चारण देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए